नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं राजेश कुमार। वक्त उत्तराखंड प्राइम का है। 21 दिसंबर से उत्तराखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है और इस सत्र को लेकर एक बैठक बुलाई गई। बैठक में सुरक्षा व्यवस्था समेत कई मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक की अध्यक्षता प्रेमचंद अग्रवाल ने की। उनके साथ विधानसभा से जुड़े कई बड़े अधिकारी भी इस बैठक में शामिल हुए। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने कोविड-19 महामारी में सत्र को ठीक तरह से चलाए जाने के लिए सभी अधिकारियों से मदद की उम्मीद जताई। साथ ही यह आदेश दिया कि सत्र के दौरान एम्बुलेंस से लेकर पुलिस तक किसी तरह की कोई कमी नहीं आनी चाहिए और सत्र में आने वाले विधायकों के वाहनों की पार्किंग सही जगह पर होनी चाहिए। साथ ही बिजली पानी जैसी जो व्यवस्थाएं हैं वो भी दुरुस्त रहनी चाहिए। तो किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो, क्या कुछ व्यवस्थाएं होनी चाहिए, कैसे कोरोना काल में विधानसभा की जो कार्रवाई है वो सुनिश्चित की जा सके, इसको लेकर बैठक की गई। ये बिल्कुल स्पष्ट है कि हमारे वर्चुअल जोड़ने की जो हमारी सोच थी उस पे माननीय विधायकगणों ने सीधा कहा है कि वो इस दौरान वो सदन में उपस्थित रहना चाहेंगे फिजिकली तौर पे, और हमने भी उस बात के नाते उसी बात को मद्देनजर रखते हुए हमने व्यवस्था की है। तो हमारे यहाँ 29 सीटिंग्स होंगी मंडप में, 11 जो हमारे सामने 3 दीर्घाएं होंगी उसमें, और शेष जो 30 हैं वो 107 नंबर पे होंगी। यानी कुल मिला के 70 हमारे माननीय विधायकगणों की व्यवस्था की गई है। लेकिन जो माननीय मंत्रीगण का आरक्षित सीट है, नेता सदन, नेता प्रतिपक्ष, माननीय उपाध्यक्ष जी की जो आरक्षित सीट है, उनको छोड़ के शेष लोग अपने पहले आओ पहले पाओ वाली स्थिति में रहेंगे। जो माननीय विधायक पहले आएंगे वो अपनी सीट वहां लेंगे, शेष 107 में बैठेंगे। ये हम लिखित में भी जारी कर रहे हैं ताकि किसी को ये कहने का मौका न मिले कि साहब हमें वहां क्यों बैठाया और यहाँ क्यों बैठाया। इसलिए सबसे व्यक्तिगत आग्रह भी कर रहे हैं और लिखित में भेज रहे हैं, और किसी को परेशानी भी ना हो। हम सभी को यदि 107 नंबर में भी यदि वो बैठते हैं तो उनसे वर्चुअल जुड़ने की व्यवस्था रहेगी। यदि कोई प्रश्न उठाना चाहेगा, कोई किसी प्रकार से माननीय विधायक अपनी बात कहना चाहेगा तो डायरेक्ट कांटेक्ट में पीठ से रहेगा। यानी कि मैं यदि सदन में पीठ पे बैठा हूं तो मेरे कांटेक्ट में रहेगा, सामने स्क्रीन लगी रहेगी, तो उनको किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी या कोई उनको दिक्कत नहीं होगी। तो उत्तराखंड के शीतकालीन सत्र इस बार हंगामेदार हो सकता है। कांग्रेस ने इसके लिए पहले से ही तैयारी कर ली है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने बताया कि उनकी पार्टी इस बार सत्र में उत्तराखंड भवन और कर्मकार कल्याण बोर्ड के मसले को उठाएगी। साथ ही कांग्रेस इन मामलों में एसआईटी जांच की मांग कर रही है। इस बीच प्रीतम सिंह ने बताया कि कांग्रेस सदन के साथ ही सड़क पर बीजेपी का घेराव करेगी। इतनी कम अवधि में विषय इतने हैं कि उनका समायोजन कर पाना बड़ा मुश्किल है। पहले एक दिवसीय सत्र हुआ और जिस तरीके से सरकार ने मनमाने तरीके से उस एक दिवसीय सत्र को भी चलाने का काम किया। हम अध्यक्ष जी से कहते रहे कि आपका संरक्षण चाहिए, लेकिन हमको संरक्षण नहीं मिल पाया। अब 3 दिवसीय सत्र कहने को तो है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस 3 दिवसीय सत्र में हम जो प्रदेश की पीड़ा है उसको उजागर कर पाएंगे। नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस विधानमंडल दल की बैठक आहूत करेंगे। उस बैठक में हम निर्णय लेंगे कि कौन सा विषय जो है किस दिन और किस प्राथमिकता के आधार पर उठाने का काम करेंगे। कोशिश रहेगी कि सारे मुद्दे उठे, लेकिन असंभव है। बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर के जो है 21 तारीख को प्रदर्शन है, और मैं समझता हूँ कि बेरोजगारों की जो बात है उसको लोग कांग्रेस के साथ ही उठाने का काम कर रहे हैं। किसानों का मामला भी जो है तो हम विधानसभा के अंदर भी, विधानसभा के बाहर भी सरकार के खिलाफ संघर्ष करने का काम करें। सरकार पर एक आरोप लगे तो मैं कहूँ, सरकार पर तो भ्रष्टाचार के जो आरोप लगे लंबी चौड़ी फेरिस्त है, और उसी में ही जो है जो कर्मकार बोर्ड है ये भी आता है। अगर इतने पाक साफ है तो एसआईटी जांच करा दी जाए और स्थिति सामने आ जाए। श्वेत पत्र जारी करें कि कितने मजदूर पंजीकृत हुए, किनको क्या क्या सहायता दी गई। भाई स्कॉलरशिप भी जो है आज तक नहीं बढ़ रहा, इसी अवधि में जो है करोड़ों रुपया का जो है स्कॉलरशिप भी बढ़ गया, तो आखिर किसको दिया, क्या दिया।
उत्तराखंड सचिवालय में आम लोगों के प्रवेश पर लगी रोक को लेकर राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने उपवास किया। रावत का यह उपवास 1 घंटे के लिए सुबह 11 बजे से 12 बजे तक चला। हरीश रावत अपने मौन उपवास पर मसूरी रोड पर बने अपने घर में बैठे, जिसके बाद उनके घर पहुंचे पूर्व राज्य मंत्री गणेश गोदियाल ने हरीश रावत का उपवास तोड़वाया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत विजय दिवस के मौके पर देहरादून के गांधी पार्क पहुंचे, जहां उन्होंने शहीद स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने बताया कि भारत की महान सेना ने पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को आत्मसमर्पण करने को मजबूर कर दिया था। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि भारत की सुरक्षा और विश्व के इतिहास में ये एक अहम दिन है। उन्होंने विजय दिवस को सैनिकों को वीरता का सबूत बताया। मैं भारतीय सेना के तमाम उन सैनिकों को आज श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा हूं और जिन्हें राष्ट्र इस रूप में याद करता है कि उन्होंने पाकिस्तान की 93,000 सेना को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर कर दिया था। 3,900 के लगभग हमारे सैनिक शहीद हुए थे और भारत की सुरक्षा और विश्व के इतिहास में एक नए राष्ट्र का भी उदय हुआ था, जिसे आज बांग्लादेश के रूप में जाना जाता है। ये हमारे सैनिकों की जहां वीरता का परिणाम है, वहीं मैं समझता हूं जब हम आज अपने अड़ोस पड़ोस के राष्ट्रों को देखते हैं और बांग्लादेश को देखते हैं, तो एक बड़ी भारी कूटनीतिक विजय भी आज के दिन भारत को प्राप्त हुई थी। उन तमाम सैनिकों को आज हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, उनको याद करते हैं और भारत के वीर जवानों पर हमेशा हमको गर्व रहेगा। उत्तराखंड कांग्रेस के अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने विजय दिवस के मौके पे धन्यवाद जवान नाम से एक अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान के तहत कांग्रेस के लोग फौजियों के घर जाकर सैनिकों के परिवार वालों से मुलाकात करेंगे। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ता और नेता सैनिकों के परिवार से मुलाकात करेंगे और इस अभियान के तहत प्रीतम सिंह खुद भी उत्तराखंड के सभी जिलों का दौरा करेंगे और सेना अर्धसैनिक बलों के जवानों के परिवार से मिलेंगे। करते हुए देश के जाबाज सैनिकों ने अपना सर्वोच्च बलिदान देने का काम किया। मैं उनके बलिदान को नमन करता हूं और अपनी श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं। इस परिप्रेक्ष्य में कहना चाहता हूं कि 1971 का जब युद्ध हुआ, उस समय देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी, देश के फील्ड मार्शल मानेक शाह जी, उन्होंने पूरी दुनिया में देश को ऐसा नेतृत्व प्रदान करने का काम किया कि इस देश की धमक पूरी दुनिया में दिखाई देने लगी। और इस विजय दिवस के अवसर पर हमने निर्णय लिया है कि हम उत्तराखंड राज्य के अंदर धन्यवाद जवान कार्यक्रम संचालित करने का काम करेंगे। ये उत्तराखंड राज्य, जिस राज्य के अंदर हर तीसरे परिवार से कोई ना कोई साथी सेना या पैरा मिलिट्री फोर्सेज में अपनी सेवाएं देने का काम कर रहा है।
हल्द्वानी के शहीद पार्क में विजय दिवस के मौके पे सैनिक और आर्मी के अधिकारी पहुंचे। इस बीच पुलिस प्रशासन ने विजय दिवस के मौके पे अमर शहीदों को याद करते हुए उन्हें पुष्प अर्पित किए। इस दौरान अधिकारियों ने विजय दिवस के मौके पे देश के वीर सैनिकों की शहादत को याद किया। तरीके से हमारी हिंदुस्तान की फौज है और जिस तरीके से 71 की लड़ाई में हिंदुस्तान ने जिन्होंने हिंदुस्तान के ऊपर गलत नज़र डाली उनको मुंह की खानी पड़ी। और आज भी हमारी जो सशस्त्र सेनाएं हैं वो सब तैयार हैं चारों दिशाओं से। कोई बुरी नज़र अगर हिंदुस्तान के ऊपर उठाएगा तो उसको मुंह की खानी पड़ेगी, जैसे 71 की लड़ाई में। अदम्य साहस और शौर्य का प्रतीक है हमारा विजय दिवस। आज के दिन बहुत हमारे सैनिकों ने शहादत भी दी थी, जिनके पराक्रम के बल पे हमने एक बहुत बड़ी विजय पाई थी। उसी को याद करने के लिए आज के दिन को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसके लिए हमारे सभी देशवासियों को अपनी सेना पे और अपने सैनिकों पे गर्व होना चाहिए। दिनेशपुर में प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत नगर पंचायत को 5 करोड़ 34 लाख रुपए स्वीकृत कराए गए हैं। इस बीच एक समारोह का भी आयोजन किया गया। इसमें शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने शिरकत की। समारोह में पहुंचे शिक्षा मंत्री को समारोह में मौजूद लोगों ने जोरदार उनका स्वागत किया। शिक्षा मंत्री ने नगर में आधुनिक अटल आदर्श स्कूल निर्माण की घोषणा की। नगर पंचायत कार्यालय परिसर में आयोजित कार्यक्रम में योजना के तहत धनराशि स्वीकृत कराने पर शिक्षा मंत्री का लोगों ने स्वागत किया। आवास योजना के तहत आज 5 करोड़ 34 लाख रुपए के चेक हमने नगर पंचायत को दिया है। यह योजना काफ़ी दिन से प्रभावित थी। गरीबों के मकान बनने में थोड़ी सी दिक्कत आ गई थी, लेकिन हमने सरकार के माध्यम से, शासन के माध्यम से नगर पंचायत दिनेशपुर को 5 करोड़ 34 लाख रुपए का चेक आज अवमुक्त किया। समस्त लाभार्थियों को बहुत बहुत शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं। और इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को बहुत बहुत शुभकामना दूंगा और क्षेत्रवासियों की तरफ से मैं बहुत बहुत प्रधानमंत्री जी को जो लोगों ने आशीर्वाद दिया है, मैं यह आशीर्वाद उनके पास तक पहुंचाना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने गरीबों के सुख दुख की चिंता की है और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एक बहुत बड़ा काम किया। हम उसके लिए क्षेत्रवासियों की तरफ से हम मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आभार प्रकट करते हैं। और गन्ने की पेराई का सत्र खत्म होने के साथ ही अब तमाम किसान गन्ने को लेकर प्रदेश की अलग अलग शुगर मिल में पहुंच रहे हैं। इस बीच डोईवाला शुगर मिल से जुड़ी तमाम गाड़ियां और ट्रैक्टर ट्रॉली भी शुगर मिल पहुंचे। इस दौरान गन्ने की सप्लाई के लिए ओवरलोड ट्रक और ट्रॉली भी नजर आए और डर यह भी रहा कि कोई हादसा ना हो जाए। वहीं इस मामले में डोईवाला के सामाजिक कार्यकर्ता और पूर्व सभासद विजय बख्शी और संजय अग्रवाल ने प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है। इस विषय में पहले भी हमने काफी आवाज उठाई। ये ओवरलोडिंग इतना ओवर है, डोईवाला चौक में अगर गलती से मुड़ गया, गलती से गिर गया तो मेरे हिसाब से बहुत बड़ा हादसा होगा डोईवाले के लिए। मैं माननीय उप जिलाधिकारी और अपने जो ईडी साहब हैं शुगर मिल गए, उनसे अनुरोध करता हूँ कि इस ओवरलोडिंग को रोकें, नहीं तो ये बहुत बड़ा हादसा भविष्य में हो सकता है। अगर इसको नहीं रोका जाएगा तो हम इसके विषय को लेकर आंदोलन करने में बाध्य होंगे। ये ट्रैक्टर जो ट्रॉली जो ओवरलोड है, इससे जो है कभी भी कोई भी दुर्घटना घट सकती है, अप्रिय घटना घट सकती है। इसको जो रोका जाना चाहिए। अब ये देखो ओवरलोड ट्रैक्टर ट्रॉली आ रही, ना तो इसे आरटीओ रोक रहा, ना इसे सीपी वाले रोकते हैं, ना इन्हें पुलिस वाले मिलते हैं। ओवरलोड गन्ने के ट्रैक्टर से कभी भी कोई भी दुर्घटना घट सकती है, बड़ी दुर्घटना घट सकती है। और यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। टिहरी में कीर्तिनगर तहसील इलाके के अंतर्गत दर्जनों गांवों के बाशिंदे अब भी बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं। इस सिलसिले में कीर्तिनगर विकासखंड के अंतर्गत थाती डागर, कुलेडी, पीपली समेत दर्जनों गांवों के युवाओं ने कीर्तिनगर तहसील के एसडीएम आकांक्षा वर्मा को प्रार्थना पत्र दिया और लोगों ने गांव तक सुविधाएं पहुंचाने की गुहार लगाई। जो हमारे डागर पट्टी के अंतर्गत जो कोठार ग्राम सभा और डागर ग्राम सभा की जो क्षेत्रीय समस्याएं हैं, उन मांगों को लेकर हम एसडीएम से मैडम से मिले हैं। तो हमें हमारी जो मांगें थी, जो प्रमुख मांगें थी, उनमें से कुछ स्वास्थ्य केंद्र, एक मांग तो हमारी स्वास्थ्य केंद्र से को लेकर थी, जो कि बहुत वर्षों से हमारे क्षेत्र में कोई भी सामूहिक स्वास्थ्य केंद्र की अभी तक स्थापना नहीं की गई है। एक हमारी मांग यह थी कि सामूहिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण किया जाए
और हमारे एक पानी के भरपूर मात्रा में होने के बावजूद भी हमारे जो क्षेत्रीय इलाके हैं, जो क्षेत्रीय गांव हैं, तो उनमें पानी की बहुत सारी समस्याएं, दिक्कतें, लोगों के नल तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है। तो क्षेत्र में पानी की समस्याएं बनी हुई हैं। तो एक मांग हमारी ये थी। और सार्वजनिक जो रास्ते जो रोडों के कारण, जो नई रोड कटी हैं, उनके कारण जिनका दबान हुआ है, तो उनकी मरम्मत करने के लिए हमने एसडीएम महोदय को ज्ञापन दिया है। और हमारी एक जो मांग, आजकल जो आर्मी की भर्ती की तैयारियां चल रही हैं, जो युवाओं में काफ़ी क्रेज़ है हमारे यहाँ आर्मी के लिए, तो हमारे पास एक बहुत बड़ा भूखंड होने के बावजूद भी वहाँ तक लोगों को, जो स्थानीय युवा हैं, उनको पहुँचने में बहुत सारी परेशानी होती है। तो उन तक, वहाँ तक अगर रोड पहुँच जाए, तो इसके लिए भी हमने एसडीएम मैडम को ये मांग हमने रखी है। जमा किया गया है, उसमें उनकी विभिन्न विभागों से रिलेटेड समस्याएं हैं। वो पेयजल की भी समस्या है उनकी। वो चाह रहे हैं कि एक सामूहिक स्वास्थ्य केंद्र भी बनाया जाए, और ये बहुत ही जेन्युइन समस्या है उनकी, चाहे वो नेटवर्क कनेक्शन को लेकर हो, चाहे वो किसी रोड कनेक्टिविटी को लेकर हो। तो सभी विभागों को द्वारा पत्राचार किया जाएगा और उनसे इस चीज़ को फॉलो भी किया जाएगा। रुद्रप्रयाग में जंगली जानवरों की वजह से लोग काफी परेशान हैं। इस बीच इलाके के तिलवाड़ा मयाली मोटरमार्ग पे स्यालून नाम के इलाके में एक गुलदार देखा गया। गुलदार ने सड़क पर एक गाय को अपना शिकार बना लिया। वन विभाग के दारोगा अनूप ने इस वीडियो को अपने कैमरे में कैद किया। इस बीच मौके पे काफी देर तक वन विभाग की गाड़ी खड़ी रही और दारोगा ने गुलदार का वीडियो शूट किया। रुद्रप्रयाग की दो बेटियों ने अंडर 19 क्रिकेट प्रतियोगिता में नामांकन करवाकर अपनी प्रतिभा को साबित करने की ठानी है। ये दोनों लड़कियां रुद्रप्रयाग के अगस्त्यमुनि ब्लॉक में पणधारा गांव की रहने वाली हैं और इनके नाम सभ्या नेगी और बबीता भंडारी हैं। दोनों हर रोज 3 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़कर जीआईसी खेड़ाखाल में प्रैक्टिस के लिए पहुंचती हैं। इनके शिक्षक प्रभात सिंह पुडीर उन्हें क्रिकेट की हर बारीकी के गुर सिखाते हैं। और मुझे क्रिकेट खेलना बहुत अच्छा लगता है। मैं अपने गांव के लड़कों के साथ बचपन से ही खेतों में क्रिकेट खेलती हूं। और जब मैं राजकीय इंटर कॉलेज खेड़ाखाल की स्कूल में गई, तो वहां के पीटीआई सर श्री प्रभात सिंह पुंडीर सर को पता चला कि मैं क्रिकेट खेलती हूं, तो उन्होंने मुझे 11th से ही क्रिकेट की प्रैक्टिस कराई। और हमारे स्कूल में एक छोटा सा फील्ड है, सर ने मुझे उसी में बैटिंग और बॉलिंग करनी सिखाई और मुझे क्रिकेट के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन दिया। मैंने अंडर 19 क्रिकेट प्रतियोगिता में अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। मुझे बचपन से ही क्रिकेट खेलने का बहुत शौक रहा है। पढ़ने से ज़्यादा रुचि मुझे क्रिकेट खेलने में रही है, इसीलिए मैंने क्रिकेट का क्षेत्र चुना है। जैसा कि हमें पता है कि एक आदर्श कोच ही किसी खिलाड़ी को महान बनाता है, लेकिन अगर संसाधन ही वहाँ उपलब्ध ना हो तो उस प्रतिभा को एक अवसर मिल नहीं पाता है। और अगर हम देखें आज की डेट में मेरे विद्यालय से अगर 2-3 बालिकाएँ 3-4 बालिकाएँ लगातार प्रैक्टिस करती आ रही हैं, लेकिन एक सीमित दायरा ही उनका बना हुआ है। मतलब बिना मैदान के अगर वो अभ्यास कर रही हैं कहीं न कहीं छोटे क्षेत्र में, तो उनको एक जो हर चीज़ जो सीखने को मिलती है क्रिकेट की बारीकियाँ, तो वो थोड़ा बहुत एक स्तर तक सीमित रह जाती हैं। और मैं चाहता हूँ कि अगर इन बालिकाओं को उचित मंच मिले, उचित मैदान, उचित संसाधन मिले, जैसा कि अब हम हर कोई अगर खिलाड़ी बनना चाहता है, अगर क्रिकेट के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है, तो वो हर कोई देर-दूर भागने की कोशिश करते हैं। स्कीइंग और पर्वतारोहण संस्थान आईटीबीपी अब पर्यावरण संरक्षण का जिम्मा भी निभा रहा है। ओली में भारत तिब्बत बॉर्डर की सुरक्षा के साथ साथ एडवेंचर एक्टिविटी और सीमांत क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण और सुरक्षा आईटीबीपी ने उठाई है। केंद्रीय गृह और खेल मंत्रालय के निर्देशन में आईटीबीपी इन दिनों फिट इंडिया स्वच्छता अभियान चला रहा है। संस्थान के हिमवीर जोशीमठ प्रखंड के विभिन्न इलाकों में माउंटेन बाइकिंग के जरिए पहुंचकर गांव, स्कूल में जाकर फिट इंडिया और स्वच्छता भारत का संदेश दे रहे हैं, यानी स्वच्छ भारत और फिट इंडिया का संदेश दे रहे हैं। और रुड़की के एसपी देहात स्वपन किशोर ने मंगलोर कोतवाली का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सभी हथियारों के रखरखाव को भी जांचा, साथ ही 2021 में होने वाले कुंभ की तैयारियों को भी परखा। एसपी देहात ने कुंभ को लेकर की गई सुरक्षा व्यवस्था को
बारीकी से परखा और नेशनल हाईवे पर कोहरे के चलते गश्त बढ़ाने की बात कही। वहीं उन्होंने ये भी जानकारी दी कि आने वाले वक्त में हाईवे पर जगह जगह तलाशी अभियान चलाए जाएंगे, रिफ्लेक्टर लगाए जाएंगे, जिससे कोहरे की वजह से होने वाले हादसों में कमी आ सके। इसमें मुख्य रूप से जो हमारे असलहों के रखरखाव, अभिलेखों के रखरखाव, उनके अद्यतन किए जाने आदि संबंधित चीज़ों का निरीक्षण किया जा रहा है। इसमें मुख्य रूप से जो असलहों का रखरखाव है वो संतोषजनक पाया गया है। अभिलेखों के रखरखाव की प्रक्रिया वर्तमान में गतिमान है। साथ ही आगामी कुंभ मेले के मद्देनज़र जो भी अल्प निर्माण होने हैं उनके संबंध में क्या क्या चीज़ें की जा सकती हैं, क्या क्या संभावनाएं हैं, उन सभी संभावनाओं की समीक्षा की जाएगी और उनको एक्सप्लोर किया जाएगा। पौड़ी के श्रीनगर में अलकनंदा नदी में अचानक पानी बढ़ गया। पानी बढ़ने की वजह से नदी किनारे जलती हुई चिताएं पानी में बहने लगी। इस बीच अलकेश्वर घाट पर जलती हुई कई चिताएं नदी में बह गई। दरअसल जीवीके अलकनंदा जल विद्युत परियोजना से अचानक पानी छोड़े जाने से जल स्तर बढ़ गया और जल स्तर अचानक बढ़ने से लोगों में नाराजगी भी है। लालकुआ के हल्दूचोड़ में नेशनल हाईवे के चौड़ीकरण के लिए अब कार्रवाई शुरू की गई है। नगर पालिका ने जमीन से कब्जा न हटाने पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में जेसीबी चलाई। इस बीच दुकानदारों ने भी विरोध करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस प्रशासन के सामने उनकी एक नहीं चली। यहाँ पर जब मैं मौके पर आया, मुझे सूचना मिली कि एनएच के द्वारा और प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाया जा रहा है। तो यहाँ पर जब मौके पर आया तो मौके पर देखा कि दुकानें खाली नहीं हो पाई थी और एनएच के अधिकारियों वो एसडीएम साहब से मैंने वार्ता करके इनको 2 दिन का भी समय दे रखा है और सभी दुकानदार कह रहे हैं कि हम 2 दिन में अपना सामान वगैरह हटा लेंगे और उसके बाद ही अपना एनएच का कार्य शुरू कर सकते हैं। तो संतुष्ट हैं सभी लोग? हाँ, सभी लोग संतुष्ट हैं। एसडीएम साहब ने भी आश्वासन दे दिया कि 2 दिन तक आपको परेशान नहीं किया जाएगा और मैं भी मौके पर हूँ। मैंने भी इनसे कह दिया है कि 2 दिन में आप अपना सामान हटा लीजिए और सभी लोग संतुष्ट हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। पौड़ी में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में पुलिस को फिर कामयाबी हाथ लगी है। इस बार पुलिस ने तलाशी के दौरान अवैध शराब की 20 पेटियों के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पकड़ी गई शराब की कीमत 1,08,000 रुपए के आसपास बताई जा रही है। दो व्यक्ति एक स्कोडा कार में अरुणाचल ब्रांड की शराब लेकर आ रहे हैं। इस सूचना पर हमारे द्वारा 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया, जिनकी कार की तलाशी ली गई तो डिग्गी से 20 पेटी अरुणाचल प्रदेश की बनी हुई शराब बरामद हुई गई। ये दोनों व्यक्ति अफजल और नवीन चंद पांडे, जिनको गिरफ्तार किया गया है, उनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है। ये दोनों व्यक्ति मुरादाबाद से शराब को लेकर यहाँ धुमाकोट में बेचने के लिए आ रहे थे। इनके खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है। और पहाड़ों पर बर्फबारी के बाद अब लगातार मौसम में बदलाव देखा जा रहा है। तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। एक तरफ पहाड़ों पर बर्फबारी के बाद पारे में जबरदस्त गिरावट है। बर्फबारी के साथ ही बड़ी ठंड की वजह से निचले इलाकों में कोहरे का कहर देखा जा रहा है। 2 तस्वीरें रुड़की और जोशीमठ की, जहां एक तरफ अलाव का सहारा, दूसरी तरफ सफेद चादर में लिपटे हुए पहाड़ नजर आ रहे हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज।